दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोग ऐसे लगा के चलो कि ये टॉपिक आप लोग प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए, इवन इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से इसके बारे में चीजें पूछी जा सकती हैं कि काम के लोड की वजह से यहाँ पर एक लड़की की जान चली गई और उसकी वजह से यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में आया कि भाई ये क्या तरीका है। तो हमारे देश के अंदर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी जैसा फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में है। देश के अंदर में आखिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या काम करता है और क्यों यहां पर इसको इतना इंपॉर्टेंट या इतनी इज्जत दी जाती है। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोग ऐसे लगा के चलो कि ये टॉपिक आप लोग प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए, इवन इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से इसके बारे में चीजें पूछी जा सकती हैं। और इवन वो तो एक अलग चीज हो गई, नॉर्मल जिंदगी जो आप लोग जी रहे हो ना सोसाइटी के अंदर में, वहां पर भी इसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बात की जाती है मेंटल हेल्थ के बारे में। कोई भी इंसान आज की डेट में अपनी गाड़ी का ध्यान रख लेगा, अपनी बाइक का ध्यान रख लेगा, अपने कपड़ों के ध्यान रख लेगा, सबसे बड़ी बात अपने मोबाइल का ध्यान रखेगा। पर अपनी जो मेंटल हेल्थ है, यानी कि आप लोगों का जो दिमाग है वो कितना एक नेगेटिव चीजें सोच रहा है, किस तरीके से वो चल रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं रखता है। तो हमारे देश की जो आज की डेट में जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने यही बात बोली है कि भाई साहब इन चीजों को ध्यान देना जरूरी है। मेंटल हेल्थ, साइबर क्राइम जितने ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और क्लाइमेट चेंज, अगर ये सारी चीजें ठीक नहीं है तो ये इंसानियत के लिए खतरा है। तो ये थ्रेट है एक इंसान के लिए, मानिए कि एक जो ह्यूमन धरती पर रहता है उसके लिए खतरा है। क्यों बोला गया? क्योंकि ह्यूमन राइट डे था और इस डे के उपलक्ष्य में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा एक पर्टिकुलर एक वर्कशॉप टाइप में जो ऑर्गेनाइज कराए गए थे, तो उसमें हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। तो इस आर्टिकल को मैं कैसे डिस्कस करूंगा, पहले एक ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आर्टिकल के अंदर में क्या क्या वाली बातें बोली गई हैं। फिर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या क्या काम करता है। इसी के साथ में आप लोगों को पता चलेगा कि भाई साहब किस तरीके से यहाँ पर इसका अपॉइंटमेंट वगैरह किया जाता है, कौन कौन इसके अंदर में मेंबर होते हैं, कमिटी कौन है जो इसका अपॉइंटमेंट करती है यहाँ पर। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो कमीशन है इसको अगर हटाना हो, इसकी टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात की जाए तो कितने लंबे समय तक यहाँ पर ये रहता है। और साथ ही साथ में हमारे संविधान में कहाँ पर इसके बारे में क्या क्या बातें बोली गई है। मतलब फुल ऑफ कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो कि आप लोग के चक्षु खोल देगा। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में फोड़ के आओगे अगर ढंग से चीजों को पढ़ के चलोगे, ठीक है। तो इसके बाद में फिर जो आर्टिकल डिस्कस करूंगा वो और भी बेहतरीन होगा, फिर उस पर जंप मारेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ, एक इंसान जो है किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से चीजों को देख रहा है। भगवत गीता में हजारों साल पहले एक बात बोली गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि इस दुनिया को जैसा आप लोग देखना चाहोगे ये दुनिया आप लोगों को ऐसे ही दिखाई देगी। तो इसको लेकर सबसे पहली बात तो ये बोली जा रही है कि आज की डेट में जो हमारे देश के अंदर में जो बिजनेस लीडर हैं, यानी कि जो भी बिजनेस के जो बड़े बड़े टाइकून हैं, चाहे अंबानी, अदानी, टाटा, इनके बारे में आप लोग बात करो, या फिर जैसे अब बाहर की कंपनी काम कर रही है अमेजन, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, ये सब। तो यहां पर ये बोला गया है हमारे देश के प्रेसिडेंट जी के द्वारा कि जो बिजनेस लीडर हैं उनको अपने यहां पर काम करने वाले जो वर्कर हैं उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और यही मैंने आप लोगों को बोला है, इसीलिए मैंने बोला है कि इससे रिलेटेड एक आर्टिकल और डिस्कस करूंगा। इसमें भी वही बात बोली गई है कि भाई साहब आज की डेट में इंसान को होना चाहिए राइट टू डिस्कनेक्ट, यानी कि अगर आज की डेट में आप लोग ऑफिस में काम करने जाते हो, किसी ऑफिस में आप लोग जाते हो मॉर्निंग में सुबह 9 बजे, शाम को आप लोग उस ऑफिस में अपना बेसिकली टंडा बोरी उठाकर आ जाते हो 6 बजे, तो आप लोग टोटल 9 घंटे किसी ऑफिस में रहे। तो 9 घंटे ऑफिस में रहने के बाद भी किसी भी टाइम आप लोग का फोन बज गया कि भाई ये पीपीटी सेंड कर देना, भाई ये मेल पढ़ लेना, इस मेल से इस मेल को सेंड कर देना, या फिर इस कस्टमर से कांटेक्ट कर लेना यहाँ पर। ये सारी चीजें इंसान के लिए उसकी जो माइंड की शांति है वो छीन लेती है। मतलब पूरे दिन जो है ये समझो कि अपनी जो कंपनी में तो काम कर ही रहे हैं और वहां से निकलने के बाद भी गले में पट्टा बांध दिया यहाँ पर इस मोबाइल ने या फिर इस इंटरनेट ने, जिसकी वजह से इंसान जो है वो घर पे जाकर भी शांति में नहीं है। सोचो जब इंटरनेट और मोबाइल नहीं था, इंसान अपने काम पर जा रहा है, काम पर जाने के बाद में बकायदा अपने घर आ रहा है, तो भाई कोई उससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता। सोचो गांव में पहले एक तरीके से ना, जैसे गांव छोड़ो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उसको किसी इंसान से अगर मिलना भी होता था तो भाई उससे मिलने के लिए उसको आदमी भेजना होता था कि उस इंसान को बुला के लेके आ। तो यानी कि आदमी भेजेंगे, उसको बुला के लेके आएगा, तब अब वो घर पे आएगा। तो इस तरीके से गांव में कुछ अगर अनाउंसमेंट भी करना होता था, ढोलक आया करते थे पीटने के लिए
कि भाई साहब ये फलाना काम होने वाला है, ऐसे ये आप लोगों ने चीज़ें देखी होगी। तो मतलब एक तरीके से इंसान काम से अपने आप को कंप्लीट करने के बाद में 2 चैन की साँस ले पाता था, अपने परिवार के साथ में बैठता था, अपनी जो भी दिनचर्या है उसको अच्छे से एन्जॉय करता था और फिर अगले दिन के लिए अपने आप को रिजुवेनेट करता था, यानी कि फिर से तैयार होता था अगले दिन काम करने के लिए। पर प्रेज़ेंट टाइम पे ऐसा नहीं है। 24 घंटे चाहे आप लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे आप लोग गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हो। अब फिलहाल के टाइम पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, देखता हूँ बात होती रहती है। बाकायदा हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। उनको बाकायदा हर टाइम कुछ ना कुछ रिपोर्ट डीएम ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, भाई साहब ये चला गया, यहाँ से रिपोर्ट सबमिट हो गई। मतलब 24 घंटे ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी अभी मैंने आप लोगों से आर्टिकल नहीं डिस्कस किया था कि भाई साहब कितने सारे आईएएस अफसर जो हैं उन्होंने भी ग्रुप बना रखे हैं अपने। तो आज की डेट में 24 घंटे ये एक ऐसा पट्टा हो गया गले में कि इंसान जो है वो अपना जो काम कर रहा है उस काम से डिस्कनेक्ट ही नहीं हो पाता है कि भाई साहब थोड़ी देर के लिए तो शांति की चैन की सांस ले ले। और इसकी वजह से इंसिडेंट क्या देखने को मिले, रिसेंटली अभी यहाँ पर हमारे देश के अंदर ही काम के लोड की वजह से यहाँ पर एक लड़की की जान चली गई और उसकी वजह से यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में आया कि भाई ये क्या तरीका है। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि हमारे देश के अंदर में कोई ना कोई कानून होना चाहिए कि वर्क प्लेस पर अगर आज की डेट में किसी इंसान की काम करते हुए जान चली जाती है तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कोई तो होना चाहिए इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला। और खासकर ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर डाल रही है, अच्छा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मेल पर ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है या फिर फीमेल पर, यानी कि लड़कों पर ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है ये जो वर्क का प्रेशर है या फिर लड़कियों पर, आप लोग ये बताइए। देखता हूँ कौन आंसर देता है। ये इंटरव्यू में अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो किस पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, आप लोग सोच के देखो। छोटी सी बात है सोचने वाली। एक लड़की है जो पहले अपना जाकर काम करती है अपने ऑफिस के अंदर में, फिर वो घर पर आती है, घर पर आकर फिर घर में जो भी उसको दो चार काम घर पे फिर करने होते हैं, साथ में अगर बच्चा है तो बच्चे को भी संभालने होते हैं, तो उसके ऊपर में ज्यादा प्रेशर पड़ता है एज कंपेयर टू एक मेल के ऊपर में। तो यहाँ पर अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल कोई महिला है जो कि काम भी कर रही है, चाहे गवर्नमेंट में चाहे एक तरीके से प्राइवेट में, गवर्नमेंट में कर रही है तो थोड़ा सही है, अपना एक तरीके से चीजें सही हो जाती हैं, पर अब प्राइवेट में चल रही है तो और दिक्कत हो जाती है। तो इसकी वजह से एक लड़की ने अपनी जान गंवा दी। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भी कि भाई साहब जो भी तुम्हारे साथ में काम कर रहे हैं ना उनका ध्यान रखो। एक तो इंसान की जॉब सिक्योरिटी को लेकर दिक्कत रहती है, प्राइवेट में कोई काम कर रहे हैं, जरा सी देर में यहाँ पर उनको निकाल दिया जाता है और उनको प्रॉपर बेनिफिट भी नहीं मिल पाते हैं। तो इंसान काम पर जाते हुए भी 24 घंटे एक स्ट्रेस में रहता है कि पता नहीं यार कब निकाल के फेंक दिया जाए। अपनी जिंदगी जो है वो इंसान नॉर्मल जी ही नहीं पा रहा है। इसीलिए मैक्सिमम लोग क्यों गवर्नमेंट जॉब के पीछे जाते हैं, यही तो रीजन है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर एक इंसान को हर दिन इस चीज का ही टेंशन लगा रहेगा कि यार सिक्योरिटी नहीं है, तो भाई वो अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो इस चीज के ऊपर में पूरा फोकस दिया गया हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो इसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर में ये पर्टिकुलर आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहले इस आर्टिकल को मैं इस पॉइंट के साथ में कनेक्ट कर देता हूं, क्योंकि उस आर्टिकल में 3 पॉइंट दिए गए हैं, पहले पॉइंट में ये पूरा एक एडिटोरियल भी आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बात की जा रही है कि इंडिया के अंदर में जो वर्क कल्चर है आज की डेट में वो घंटों घंटों काम करने की है। भाई साहब एक हफ्ते में 55 घंटे इंसान जो है वो काम कर रहे हैं। आप लोग सोच के देखो, मान लीजिए आज की डेट में जो अगर आप लोग को काम करने के लिए बोला जाए, नॉर्मली ये बोला जाता है कि आप लोगों को एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कि भाई साहब एटलीस्ट 8 घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो 8 घंटे पढ़ना चाहिए। तो मतलब अगर वीक में आप लोग 7 दिन पढ़ रहे हो, 7 दिन में से 6 दिन लगा लो, क्योंकि संडे वगैरह में नॉर्मली इंसान जो है टेस्ट वेस्ट देता है, थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। तो कितने घंटे हो गए बताओ जरा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर। तो सोच के देखो, ये तो पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, कोई आप लोग के सर पे नाच नहीं रहा है। आप लोग को नॉर्मली बैठ के अपनी किताबें पढ़नी है, अपने हिसाब से सब्जेक्ट उठाने, जो आप लोग का मन कर रहा है उसको पढ़ना है। तो ये आप लोग सोचो। पर लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे, कोई आप लोग के सर पे नाच रहा है, पूरा प्रेशर के साथ में काम करना है। आप लोग को 24 घंटे ये देखना है कि भाई साहब दिक्कत ना हो जाए, पता चला जॉब से निकाल दिया, ईएमआई कैसे जाएगी, बच्चे की फीस कैसे जाएगी, माँ बाप बीमार है उनका इलाज कैसे होगा। तो ये चीज इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रही है कि एक इंसान जो है अपने माइंड में टाइम बॉम्ब लेकर घूम रहा है कि पता नहीं कब फट जाए। इसीलिए हमारे देश के अंदर में जो जान जाने के केसेस हैं वो आज की डेट में आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को लगभग पूरे हफ्ते के अंदर में 48 घंटे पढ़ने हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये तो आपको अपनी मर्जी से पढ़ना है। सोच के देखो, कल को जब काम करोगे तो 55 घंटे तो मिनिमम आप लोगों के सर पे कोई इंसान नाचेगा आप लोगों से काम कराने के लिए, और आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ये किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में आप लोग आज की डेट में क्यों ना हो। तो इसकी वजह से यहाँ पर खासकर जो लोग आज की डेट में प्रोफेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो फिर भी ठीक है। पर लेकिन जो लोग आज की डेट में जो खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं,
ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो आज के डेट में एग्रीकल्चर ही ले लो। भाई खुद देख लो, पापा घर से निकल के जाते हैं काम करने के लिए, कोई टाइम थोड़ी ना है, जब तक मन करे भाई करते रहो भाई साहब खेतों में काम। या फिर कोई इंसान ने रेडी ठेली लगा ली, कोई टाइम थोड़ी ना, छुट्टी हो गई भाई साहब, चल ठीक है अब रेडी ठेली खत्म हो गई। भाई पूरे दिन खड़ा रहेगा इंसान, मिला तो मिला, नहीं मिला तो भाई दिक्कत हो गई। ठीक है, पता नहीं चूल्हा भी जलेगा शाम को नहीं जलेगा। तो इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट होता है स्ट्रेस, जो जिस तरीके से आज के डेट में देखने को मिल रहा है, तो एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। बोला गया है कि 49% इंडियन जो वर्कर है आज की डेट में, वो इतने स्ट्रेस में है जिसकी कुछ हद नहीं है, और उसकी वजह से उनकी जो एक तरीके से जो दिमाग की हालत है वो सही नहीं रहती है। ये पोजीशन आज की डेट में देखने को मिल रही है। और जब इंसान की दिमाग की हालत सही नहीं रहेगी, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं, ये रिसेंट का भी मैं एक जर्नल पढ़ रहा था, उस जर्नल के अंदर में एक स्टडी थी, तो वहां से देखने को मिला, आप लोगों को खाने में डेली पानी के साथ में सूखी रोटी भी खाओगे ना, पानी के साथ में कह रहा हूं, सब्जी नहीं कुछ नहीं भाई साहब, रोटी चुपड़ी हुई नहीं है, बस पानी के साथ में रोटी खानी है, सोच के देखो। पर लेकिन पानी के साथ भी रोटी खाने के साथ में आप लोग बिल्कुल खुश हो, हैप्पी हो। तो नहीं कहते कि इंसान अगर खुश है तो उसको सूखी एक तरीके से रोटी भी लगती है उसके शरीर के अंदर, वो कहते हैं पानी भी लगता है शरीर के अंदर, अगर इंसान अंदर से खुश है। पर इंसान अंदर से दुखी है, वैसे बादाम छुआरे मुनाखा घी बेसन के लड्डू कुछ ही खिला लो उस इंसान को, वो इंसान जो है, वो इंसान आप लोगों को अंदर से इतना सड़ा हुआ देखने को मिलेगा कि दुनिया भर की बीमारी उस इंसान के अंदर में रहेगी, पता नहीं कौन कौन सी। तो इसीलिए बोला गया कि अगर इंसान खुश है तो भाई साहब वो मस्त, वो नहीं है, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि मन चंगा कटौती में गंगा, सुनी है ना वो कहानी। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो यही चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में। और ये आज की डेट में जिस तरीके से कई सारे ऐसे लीडर हैं जो इस तरीके कमेंट कर रहे हैं, तो भाई साहब की कहीं ना ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि 60 घंटे काम करना चाहिए, 70 घंटे काम करना चाहिए, ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, तो उसके ऊपर में यहाँ पर ये चीजें लिखी जा रही है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं, कुछ देश के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर देश हैं इनके बारे में अगर बात की जाए, जैसे ये हो गया यहाँ पर फ्रांस, आप लोग देखो, ये हो गया यहाँ पर फ्रांस, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर पोर्चुगल, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर आयरलैंड। और यहाँ पर इस तरीके से अगर इन देशों को आप लोग देखोगे, ये वो देश हैं जो कि यहाँ पर क्या बोल चुके हैं कि अगर तुम एक बार काम करने जाते हो और काम करने के बाद में तुम अपने घर वापस आ जाते हो, तो भाई अपना व्हाट्सएप, अपना इंटरनेट, अपना मोबाइल जो है उसको भाई गटर में फेंक दो, उठा के निकालना नहीं है उसको सुबह से पहले, ठीक है। तो ये देश आज की डेट में इस तरीके की कंडीशन कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यानी कि स्पेन भी है इसमें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि इन्होंने ये चीज समझ ली है इन देशों ने। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। इवन फ्रांस का जो सुप्रीम कोर्ट है, फ्रांस के सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोला कि राइट टू डिस्कनेक्ट जो है आउटसाइड द वर्क आवर, एक इंसान का अधिकार है ये, आप लोग उसको 24 घंटे गले में पट्टा डाल के आप लोग नहीं रख सकते हैं। पोर्चुगल के अंदर में बकायदा ये बोला गया कि एम्प्लॉय जो है जब काम खत्म हो जाए उसके बाद में अगर कोई इमरजेंसी न हो, मतलब ये बोला गया बकायदा पुर्तगाल के अंदर में, ठीक है, कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो यार अलग बात है यहाँ पर, ठीक है, कि वैसा इमरजेंसी आ गई, आप लोग अगर इमरजेंसी के अलावा कांटेक्ट करोगे तो ये इलीगल है, मतलब इलीगल कैटेगरी में डाल दिया इसको। स्पेन के अंदर में तो ये गारंटी दे दी कि भाई तुम अगर अपना काम खत्म करके आ चुके हो तो भाई साहब तुम अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करो, और ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। सोचो फंडामेंटल राइट बना दे एक तरीके से कि तुम्हारी प्राइवेसी है, अपना टाइम है, अपने अच्छे से एंजॉय करो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में और आयरलैंड के अंदर में बकायदा कानून पास कर दिया है, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर में कानून पास कर दिया है, और कानून पास करके ये बोल दिया कि अपना काम खत्म होने के बाद में तुमको पूरा अधिकार है कि अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके बस्ते में डाल दो, और वो बस्ता बिल्कुल बच्चे की तरह सुबह खुलना चाहिए जब जब फिर से स्कूल में जाओ अपने, ठीक है। तो ये चीजें समझो, तो इस चीज को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या जब इतना काम किया जा रहा है तो हमारे देश के अंदर में भी क्या कुछ ऐसा हम लोग कर सकते हैं? क्या इसके लिए हमारे पास में कोई अधिकार है? क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि हम लोग यार अपने देश में इंप्लीमेंट करना चाहे तो कैसे करेंगे? तो इस चीज को समझो। हमारे देश के अंदर भी आप लोग को चीजें देखने को मिलेगी जैसा फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में है। हमारे संविधान निर्माता भी इस चीज के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आइडिया देके गए हैं। देखो उस टाइम पर संविधान निर्माता ये चीज तो समझ नहीं पा रहे थे जब संविधान बना रहे थे कि यार देश में काम का इतना बर्डन पड़ेगा, लोग डिस्ट्रेस में आएंगे, क्योंकि उस टाइम पर उनको यही बहुत बड़ी बात दिख रही थी कि हम लोग आजाद हो गए, लोगों को खाना मिल जाए, काम मिल जाए, अपना देश अपने हिसाब से चले। तो वही बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर आज की डेट में उन्होंने फिर भी कुछ ऐसे आर्टिकल डाल दिए थे संविधान के अंदर में कि एटलीस्ट जो सरकार है यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए।
तो हमारे संविधान के अंदर में जब पार्ट 4 में जाओगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी कि ऐसे कुछ आर्टिकल जो कि राज्य यानी कि गवर्नमेंट को ये निर्देश देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि भाई तुमको ये काम करना चाहिए लोगों के वेलफेयर के लिए और उनकी हेल्थ के लिए। तो हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी है पार्ट 4 के अंदर में। ठीक है, ये बताइए फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में रखी गई है और यहाँ पर कौन सा संविधान में संशोधन करके उनको लाया गया है और कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे उसको लाया गया है। देखता हूं कौन सही आंसर देता है। तो आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 ई ये इस चीज के बारे में बात करते हैं कि भाई इंसानों के वेलफेयर और उनकी हेल्थ के प्रोटेक्शन के बारे में आप लोगों को बात करनी है और यहीं पर ही बात नहीं रुकती है। इवन आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में एक बहुत बड़ा जजमेंट आया था जिसको विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस बोलते हैं। इसने बकायदा बोला था कि भाई कोई भी इंसान अगर कहीं पर कोई काम कर रहा है तो उस काम को उसकी डिग्निटी के साथ में जोड़कर आप लोग देखो और वहां पर उसको काम करने वाला माहौल मिलना चाहिए। ऐसे नहीं भाई साहब आप लोग अपने हिसाब से उस इंसान का जीना आराम कर रखे हो, कम से कम एक अच्छा माहौल वहां पर मिलना चाहिए। वो इंसान अगर काम कर रहा है कहीं पर जाकर, भाई एक वर्क प्लेस ढंग का होना चाहिए ना। तो ये चीजें आप लोग समझो और इस चीज को अगर आप लोग थोड़ा सा और नहीं, आप लोग थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड इंसान हो, इसको और कनेक्ट करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप लोग डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2030 तक ये गोल चलने वाले हैं। इस गोल के अंदर में डिसेंट वर्क, ये आप लोग देख सकते हो यहां पर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 के अंदर भी इसको डाला गया है। तो इससे आप लोग समझो कि कहां कहां पर क्या क्या चीजें रखी गई हैं ताकि आप लोग मल्टी डायमेंशनल वे में सोच सको। जब एग्जाम में बैठोगे ना आंसर लिख रहे होंगे तो एग्जामिनर बस यही चाहता है आप लोगों से कि कितनी दिशा में आप लोग सोच सकते हो, अपनी बुद्धि को कितनी दिशा में खोल सकते हो। तो इसको ओपन करना है यहाँ पर। तो यही चीजें समझाई जा रही है कि भाई साहब वर्क प्लेस पर एक इंसान को एक डिग्निफाइड वर्क मिलना चाहिए उसको और वहां पर डिग्निटी की वो लाइफ एंजॉय करे। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो और यही जब तक आप लोग नहीं करोगे तब तक इंसान जो है वो एक अच्छी लाइफ जो है वो एंजॉय नहीं कर पाएगा या फिर कर पाएगी। तो बकायदा ये जजमेंट भी आप लोगों के माइंड में क्लियर आप लोगों को रखना है। ठीक है, साथ ही साथ में एक यहां पर हमारे देश के अंदर भी कोशिश की गई थी कि भाई साहब ऐसा कोई कानून लेकर आ जाए। मिस ये एमपी थी सुप्रिया, इनके द्वारा यहां पर ये बोला गया था कि यहां पर अगर कोई ऐसा कुछ करता है यहां पर एक तरीके से कोई भी इंप्लॉयर है अगर जॉब देने वाला है यहां पर, अगर वो यहां पर ऐसी हरकतें करता है कि काम खत्म होने के बाद भी अपने जो इंप्लॉय को पकड़ के रखता है तो यहां पर कोई ना कोई पेनल्टी लगनी चाहिए और इस तरीके के यहां पर होना चाहिए। हालांकि ये कानून नहीं आ पाया हमारे देश के अंदर में, पर लेकिन दुनिया भर में इसके ऊपर में स्टडी की जा चुकी है, हार्वर्ड के द्वारा भी, यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा भी, कि हैप्पीनेस जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रोडक्टिविटी के साथ में। आप लोग सोच के देखो, अब एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ। आप लोगों ने पूरे दिन जो है वो गधों की तरह काम किया, लग के बुरी तरीके से, और आप लोगों को उस काम करने के बदले में अगले दिन जो आप लोगों को फिर से उसी साइकिल में रिपीट होना है और आप लोगों को उस काम की करने के बदले में खुशी नहीं मिल रही है, मतलब जबरदस्ती आप लोग उस काम को कर रहे हो। तो क्या आप लोग उस काम को उस इंटेंशन से या फिर उस एक तरीके से माइंडसेट के साथ में कर पाएंगे कि भाई आप लोग अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इतना अच्छा माहौल रखती हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। अभी एक बच्चा है एसएलवी फैमिली का बच्चा भी, मतलब लगभग 8-10 दिन पहले बात हो रही थी। वो फिलहाल जो है एक आईआईटी में पढ़ रहा है। ठीक है, मतलब दिन द हिंदू देखा करता था पहले, तो आईआईटी में पढ़ रहा है तो उसका मेल आया था। तो वहां से उसने कुछ चीजें शेयर की, ठीक है, तो कि एक तरीके से किस तरीके से वहां पर काम कर, मतलब किस तरीके से माहौल है वहां पर आईआईटी के अंदर में। तो इतना बेहतरीन माहौल है वहां पर जाकर कि भाई साहब अगर आप लोग पढ़ते हैं तो सारी चीजें अवेलेबल है वहां पर। एक इंसान को अगर ढंग से अपना पढ़ाई करनी है, अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, खाना इतना बेहतरीन है जिसकी कुछ हद नहीं है। यही चीज आप लोग को लबासना में देखने को मिलेगी जब आप लोग ट्रेनिंग करने जाओगे। किसी भी ऑफिसर पोस्ट पर आप लोग जाते हो, जब ट्रेनिंग करने जाते हो तो सारी फैसिलिटीज उसी लेवल की आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोग उस टाइम पर एंजॉय करते हो। गवर्नमेंट आप लोग को इतनी फैसिलिटी क्यों देती है यूपीएससी क्लियर करने पर? इसीलिए देती है ताकि आप लोग शांति के साथ में अपने काम पर फोकस कर सको और बाकी की जो सारी चीजें हैं वो साइड में पड़ी रहे। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर ये एडिटोरियल भी कवर हो गया आप लोगों का कि राइट टू डिस्कनेक्ट जो है वो अधिकार होना चाहिए। और साथ ही साथ में इस आर्टिकल का फर्स्ट पोर्शन कवर हो गया मेंटल हेल्थ के बारे में जो बात की गई थी हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे आर्टिकल में अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर इसमें एक बोला गया कि साइबर क्राइम को लेकर बात की जा रही है और ह्यूमन राइट जो है ये एक चैलेंज है, क्योंकि आज की डेट में आप लोग की कई बार बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, किसी इंसान का चेहरा किसी के साथ में मिला दिया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो इन सब चीजों को भी आप लोग ध्यान यहां पर रख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा और साथ ही साथ में अगर इस दुनिया में रहना है
तो भाई क्लाइमेट चेंज के सर पर बैठकर आप लोगों को यहाँ पर भंगड़ा करना पड़ेगा, यानी कि इसको रोकना पड़ेगा, वरना काम नहीं होगा। तो इसको लेकर भी यहाँ पर एक तरीके से इनके द्वारा हिदायत दी गई है, और इसमें इंडिया एक काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि भाई हम लोग किस तरीके से चीजों को सुधार सकते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर इनके बारे में, ठीक है। तो ये था एक तरीके से करंट वाला पोर्शन जो इस आर्टिकल का था यहाँ पर। और अब चलता हूं मैं आप लोगों से स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि जहां पर ये सारी चीजें हो रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसके अंदर में। तो ये पूरा का पूरा एक स्टैटिक टॉपिक, और आप लोग का लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है यहाँ पर। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जाकर पढ़ोगे तो आप लोग को एक एक बात जो है वो रिकॉल हो जाएगी बिल्कुल शानदार तरीके से, बल्कि उससे भी एडवांस लेवल में पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को इस तरीके, ताकि आप लोग पूरा फिनिश हो जाए चैप्टर अच्छे से, ठीक है। चलिए, हमारे देश के अंदर में आखिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या काम करता है और क्यों यहां पर इसको इतना इंपॉर्टेंट या इतनी इज्जत दी जाती है। क्योंकि हमारे देश के अंदर में अगर बात करेंगे एनएचआरसी, इसका नाम ही है कि देश के लेवल पर ह्यूमन इंसानों के राइट अधिकारों का ध्यान रखने वाला एक बॉडी। तो यहां पर देश के अंदर में अगर कुछ भी गलत होता है, किसी को गलत तरीके से पकड़ लिया गया है, जेल में डाल दिया, किसी का फेक एनकाउंटर कर दिया, ठीक है, यहाँ पर किसी बच्चे को यहाँ पर काम में लगाया जा रहा है, किसी के साथ में सेक्सुअली उसको अब्यूज किया जा रहा है, या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, या फिर कोई डिसेबल कम्युनिटी या माइनॉरिटी का कोई इंसान है, उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो ये सारे के सारे कौन हैं? ये सारे के सारे ह्यूमन ही तो हैं, इंसानी तो हैं। तो इनके अधिकारों के बारे में बात करता है ये कमीशन, इसलिए यहां पर इसको आप लोग बोलते हैं कि भाई ये इतनी इंपॉर्टेंस रखता है। अब ये कब लेकर आया गया हमारे देश के अंदर में? तो पहले ही हमारे देश के अंदर में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नहीं था, पर लेकिन बाद में 1993 में इसको लेकर आया गया। मतलब एक तरीके से ऐसे समझो कि देश की आजादी के बाद में हम लोग इसको लेकर आए और एक स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बनाया। स्टैट्यूटरी मतलब एक ऐसी बॉडी जो कानून पास करके पार्लियामेंट में बनाई जाती है। और ये क्या है? ये एक कुत्ता है। कुत्ता मतलब वॉच डॉग, मतलब वैसे वाला कुत्ता नहीं, वॉच डॉग यानी कि ध्यान रखने वाला कुत्ता। एक तरीके से कुत्ता शब्द सुनने में आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे नहीं, कई बार बोल देते हैं इंसान की कुत्ता इंसान है, तो वो वर्ड वैसे आप लोग लेते हो कई बार नेगेटिव तरीके से, पर कुत्ता जो है वो एक जानवर का नाम है, तो थोड़ा सा उसको पॉजिटिव लिया करो, वो सबसे वफादार जानवर है। तो कुत्ता वर्ड सुन के माइंड में नेगेटिव फीलिंग मत लाया करो। कई बार ना, मतलब कोई किसी को बोल दे कितना कुत्ता आदमी है यार ये, तो उसको बुरा लग जाता है। और कई बार गुस्से में पता है क्या कहता है इंसान, तुम जानते नहीं हो कितना बड़ा कुत्ता हो, ठीक है। तो दोनों तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो वॉच डॉग है यहाँ पर इसीलिए डॉग नाम रखा है क्योंकि वफादार होते हैं कुत्ते, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट के ध्यान रखता है बेसिकली, ऐसा आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर कि देश के अंदर में सबकी इक्वलिटी, लिबर्टी, सबको एक तरीके से ना इंसान जो है उसको इज्जत मिलनी चाहिए, एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पर ध्यान रखता है। और न्यू दिल्ली में आप लोगों को यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। कमीशन जो है वो अपने ऑफिस स्टेब्लिश कर सकता है, उसको कहीं और मन करे। ये तो मैंने बात कर दी भाई, ये हमारे देश के अंदर में बॉडी है। अब आप लोगों से कोई पूछे यार ये ह्यूमन राइट चिल्ला रहे हो, इस ह्यूमन राइट का मतलब क्या है? भाई हर एक इंसान को इंसान के तरीके से जीने का अधिकार है। अगर इंसान को इंसान नहीं माना जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसी के लिए यूनाइटेड नेशन के अंदर ये डेफिनेशन दी गई है कि ह्यूमन राइट के बारे में, कि ह्यूमन राइट वो अधिकार हैं जो कि यहां पर ऑल, कोई एक नहीं, ऑल ह्यूमन बीइंग यानी कि सारे के सारे इंसानों को, ये न सोचते हुए कि भाई वो किस रेस का है, कौन सेक्स है, मेल है कि फीमेल है, किस देश का है, किस एथनिसिटी का, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा रिलीजन है, मतलब कहां से वो आता है, इस सब चीजों से ऊपर उठकर बस ये देखा जाए कि ये एक इंसान है और एक इंसान को इंसान की तरीके से देखना चाहिए। इसके बारे में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसकी जिंदगी को एक अच्छी जिंदगी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। टॉर्चर, उसको यहाँ पर कोई बंधुआ मजदूरी या फिर उसको बोलने से रोकना या उसको काम पर जाने से रोकना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसको एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार देना चाहिए। ये ह्यूमन राइट डे इसीलिए ऑब्जर्व किया जाता है 10 दिसंबर को, जो कि अभी यहाँ पर डे सेलिब्रेट किया गया था। हर साल ये किया जाता है और इसी ह्यूमन राइट डे के उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रेसिडेंट जी के द्वारा यहाँ पर बेसिकली इस मीटिंग के अंदर में ये सारी बातें बोली गई, ठीक है। तो इतना यहाँ पर तो क्या हो गया, ये आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन और ये क्या है ह्यूमन राइट, एटलीस्ट डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंसान को इंसानों की तरीके से मानना। और आप लोगों को जो अधिकार देते हैं तो इनके लिए दो आर्टिकल जरूर याद रखिएगा हमारे देश के अंदर में, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। ये दो बेहतरीन आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट के अंदर में, जो आप लोग को ये बेहतरीन अधिकार देते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का जो ये सारी बातें बोली हैं, ये फंडामेंटल राइट में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। कैसे दिखा दूं? वो नहीं कहते वो आया करता था जादू, बोलो बोलो जमूरे दिखा दे जादू, तो देख लो जादू। तो ये है यहाँ पर जादू। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का अगर आप लोग जाओगे
तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल रहा है? राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, कोई आप लोग को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता गलत तरीके से, आप लोग अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हो, कल्चर के अधिकार हैं आप लोग के, अगर कोई दिक्कत हो तो आर्टिकल 32 डायरेक्ट जाकर आप लोग कहीं पर भी अपनी बातें रख सकते हो। तो ये बाकायदा हमारे देश के अंदर में फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो फंडामेंटल राइट में तो संविधान ने आप लोगों को अधिकार दे दिए, और साथ ही साथ में आप लोगों को यहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे दिए आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के अंदर में, कि भाई सरकार को भी ये काम करने ही करने पड़ेंगे। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हो। तो मतलब ह्यूमन को ह्यूमन समझने का, ये बेसिकली गलती नहीं करनी है, उनको बकायदा समझना है कि हाँ ये इंसान है। तो देख तेरी इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज आदमी हुआ, चलो छोड़ो। तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993 अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो ये आप लोगों को मैंने अभी बताया, इसमें अमेंडमेंट भी किया गया 2019 में। तो आज की डेट में हमारे देश के अंदर में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, और यहाँ पर ह्यूमन राइट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी यहाँ पर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इंसानों को इंसानों की तरीके से ट्रीटमेंट देने के लिए इतने सारे एक तरीके से बॉडी बना दी है। समझ रहे हो आप लोग? एक मतलब ये आर्टिकल पढ़ते-पढ़ते पता नहीं मेरे मन में क्या आया जब मैं ये पढ़ रहा था, कि मैंने कहा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और भाई साहब मतलब ह्यूमन राइट को लेकर इतने सारी बॉडी बना दी, उसके बारे में इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पर भी। फिर मुझे समझ में आया, थोड़ी सी देर सोच रहा था, पता नहीं माइंड में कभी-कभी ना खुराफाती टाइप के विचार आते हैं, तो एक ऐसे विचार के बारे में बताता हूँ। मैं पढ़ते-पढ़ते सोच रहा था, मैंने कहा अगर ढंग से सोचूं मैं इस चीज को, मैंने कहा कि ये सारी जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अगर इसको ध्यान से बैकग्राउंड में जाकर आप लोग देखोगे, मतलब एक इंसान से एक इंसान को बचाने के लिए सारी चीजें बना रखी हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि जानवरों ने आकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमारी जिंदगी खराब कर दी, जानवरों ने फाड़ दिया, जंगलों में हम लोग रहते हैं, नहीं। एक इंसान ही एक इंसान को आज की डेट में इस लेवल पर टॉर्चर कर रहा है, कि उससे उसी को बचाने के लिए इतने सारे सिस्टम हम लोग को क्रिएट करने पड़ रहे हैं। ये समझ रहे हैं? इससे समझ में आता है कि एक इंसान जो है, एक नॉर्मल इंसान भी हो सकता है, और एक इंसान जो है वो हैवान इंसान भी हो सकता है। तो ये किसी ये नहीं हम लोग भाई साहब, भाई कहीं से उल्का पिंड आएगा पृथ्वी पर गिरेगा, उससे बचने के लिए हम लोग ये इतने ह्यूमन राइट और ये बातें कर रहे हैं। तो सोच के देखो यहाँ पर इंसान की फितरत कैसी है, हमको बुद्धि दे रखी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर रहे हैं, कि ये चीजें हम लोग को बनानी पड़ रही हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो सोचा करो पढ़ते-पढ़ते कि यार ये चल क्या रही हैं चीज़ें, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, भाई साहब ये जो एनएचआरसी है यहाँ पर, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि कोई एक अकेला नहीं है। एक मल्टी मेंबर बॉडी देखने को मिलेगी जिसके अंदर में चेयरपर्सन है और 5 लोग हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं कि भाई किसका मन किया जाकर बैठ जाए, ओए मुझे चेयरपर्सन बना दे भाई, ओए मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, ओए बना दे भाई। वो नहीं जैसे वो क्या नाम थी लड़की ने, ये एक्टर से, ये टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड भी थी जो पहले, नाम याद निकल गया मेरा। उसके फादर साहब ने पुलिस में थे, उसने बोला ले 25 लाख रुपए ले लो भाई, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब दे दे भाई। तो भाई साहब वो धर ले गया पैसे उनके, भाई साहब फिर मतलब सोच के देखो 25 लाख रुपए उड़ गए। इज्जत की इज्जत उड़ गई साथ साथ में। तो ये हरकतें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रॉपर काम मिल इसके इसका प्रोसेसर बताऊंगा मैं। तो चेयरपर्सन होंगे यहाँ पर, तो ये तो या तो आइदर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, पहले ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रहेंगे, या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर में जो मेंबर रहेंगे उनके बारे में मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं थोड़ी सी। मेंबर जो रहेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में चेयरमैन रहेगा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो आप लोगों को वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, दिशा पाटनी, हाँ एग्जैक्टली। फर्स्ट मेंबर जो है यहाँ पर, ये एक क्या रहेंगे, एक तो आप लोगों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, साथ ही साथ में जो फर्स्ट मेंबर रहेंगे ये सर्विंग, ये बेसिकली या तो कोई एक तरीके से जो रिटायर्ड है या फिर सर्विंग जज है सुप्रीम कोर्ट का। सेकंड मेंबर जो होंगे ये कौन होंगे, ये सर्विंग या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ मेंबर कौन होंगे, ये पर्सन होंगे जिनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट की, तो इनको रहेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज जरूर ध्यान रख लेना स्टार लगाकर, इसके अंदर में एक वुमेन का होना मैंडेटरी है, यानी कि इन मेंबर में एक महिला भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वैसा महिला इसके अंदर में नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब क्या हो गया, तो भाई साहब अगर आप लोगों को इन मेंबर को अपॉइंट करना है, तो अपॉइंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अपॉइंट करने के लिए यहां पर आप लोग सोचो कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। खासकर एनएचआरसी के बारे में जब बात करते हैं, तो चेयरपर्सन और मेंबर को अपॉइंटमेंट करने के लिए काम दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यार वैसे इतने सारे काम है, ये काम भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बस इनको अपॉइंट कर देंगे। पर नीचे काम कौन करेगा, नीचे काम करेगी 6 मेंबर की कमेटी, 6 मेंबर की कमेटी काम करेगी, और उसको मुखिया कौन है, उसके मुखिया हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर साहब कौन है, ये आप लोगों को बताइए, बताइए कौन है। अच्छा हमारे देश के अंदर में जब एपीजे अब्दुल कलाम सर जो हैं जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उस टाइम पर कौन प्राइम मिनिस्टर रहे, देखता हूँ कौन बताता है।
यहाँ पर सबसे पहले तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इसके अंदर में रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों हाउस में, पार्लियामेंट के अंदर में, जो लोकसभा के अंदर में भी, राज्यसभा के अंदर भी, और यूनियन होम मिनिस्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये रहेंगे यहाँ पर जो लोग पर्टिकुलर ये बोलेंगे कि भाई इनको अपॉइंट कर दो। तो ये कमेटी यहाँ पर रहने वाली है। तो कमेटी के बारे में कई बार पूछ जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने क्या बताया अभी यहाँ पर आप लोगों को कि भाई साहब इसके अंदर में जज वगैरह ये रहेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इनको ऐसे नहीं कि जिसको मन करेगा यहाँ पर उसी को ये उठाकर जज को यहाँ पर बना देंगे। यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जाएगी किसी भी सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की या फिर किसी भी हाई कोर्ट की, तो पहले से कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में कि भाई ये जो जज है ये कोई ऐसा जज तो नहीं है कि भाई साहब उल्टी सीधी मतलब बातें करता है, जैसे पब्लिक में आगे कुछ भी बोल देता है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ह्यूमन राइट के बारे में सोच ही नहीं रहा है। तो यहाँ से कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, उसके बाद में यहाँ पर इस इंसान को यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों से डायरेक्ट पूछा सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है। और जो मेंबर मैंने आप लोगों को बताई दिए ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट और बात यहाँ पर, इसके अंदर में भाई एक्स ऑफिशियो मेंबर भी रहते हैं 7। एक्स ऑफिशियो मेंबर कैसे है? एक्स ऑफिशियो मेंबर ऐसे है, बस ये समझ लो कि भाई साहब जिस इंसान की जॉब लग गई उससे पहले तो उसको शादी के लिए कोई पूछ नहीं रहा था, और उसके पीछे शादी के लिए यार दोस्त रिश्तेदार परिवार सब लट लेकर घूम रहे हैं कि भाई शादी कर ले। ठीक है, तो मतलब जॉब जो है वो आप लोग का क्या हो गया, वो मेन पोस्ट हो गई। पर जॉब लगते ही शादी जो है वो आप लोग को फ्री में मिल गई कि भाई साहब शादी कर दो इस इंसान की। खासकर लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों को तो वैसे भी परेशान करते रहते हैं कि शादी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि आप लोगों को वो चीज इसलिए मिल गई क्योंकि आप लोग किसी और पोस्ट पर हो। जैसे नहीं हमारे देश के अंदर में अगर बात करें, जैसे वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है आजकल? वाइस प्रेसिडेंट साहब के बारे में भी आर्टिकल आएंगे, हल्का सा अभी जिक्र था, कल को एडिटोरियल भी आएगा तो डिटेल में डिस्कस करूंगा। उनको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है कि उनको हटा दिया जाए उनकी पोस्ट से। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि एक्स ऑफिशियो पर्सन क्या है, तो एक तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया कि जॉब लग गई वो आप लोगों की मेहनत है, पर फ्री में मिल गया आप लोगों को दूसरी पोस्ट, वो हो गई हस्बैंड वाली पोस्ट है। ठीक है तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये आप लोग समझ सकते हैं कि इसके अंदर में ऑलरेडी कई सारे मेंबर एक्स ऑफिशियो मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, बैकवर्ड क्लासेस, और यहाँ पर जो चाइल्ड और डिसेबिलिटी वाले सेक्शन में, यानी कि इस कमीशन के अंदर में ये ऑलरेडी पोस्टेड है। पर लेकिन इनके साथ में अगर कुछ गलत होता है इन पर्टिकुलर सेक्शन के, तो वो भी तो इंसान ही है ना। तो जब वो इंसान है तो इंसान वाली उसमें भी आएंगे कमीशन के अंदर में, जो कि ह्यूमन राइट के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आकर भी उनकी बातें रख सकते हैं, इसलिए ये कमीशन आप लोगों को यहाँ पर इसमें ये प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इसके चलते बेसिक है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में जो एनएचआरसी है इसका जो टेन्यूर है आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने क्या कहा कि रिटायर्ड लोग आएंगे यार यहाँ पर कि भाई साहब वो रिटायर्ड हो गया। ठीक है, तो रिटायर्ड जज या फिर सर्विंग जज। तो नॉर्मली जो रिटायर्ड जज जो होते हैं, अगर आप लोगों से बात की जाए हाई कोर्ट के अंदर में जो रिटायर्ड जज की जो, अच्छा आप लोगों से पूछना दे तो किस किस को याद है, कौन कौन रिविजन कर रहे हैं। आप लोगों को ये बताना है कि जो रिटायर्ड जज हैं बेसिकली, तो यहाँ पर हाई कोर्ट में रिटायरमेंट की जो एज क्या है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में रिटायरमेंट की एज क्या है, ये आप लोग बताइए। तो यहां पर जो रिटायरमेंट की एज रखी गई है, क्योंकि इनका टेन्योर जो है वो 3 साल का है, और 70 साल यहां पर रिटायरमेंट की एज रखी गई है। यानी कि कोई इंसान जब अपनी पोस्ट से रिटायर होकर यहां पर आ जाएगा, तब उस इंसान को यहां पर एक काम करने का मौका मिलेगा, या रीअपॉइंटमेंट भी यहां पर एक तरीके से एलिजिबल है, अगर उसका इतना टर्म बना हुआ है तो यहां पर। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये बहुत ही बेसिक है जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। डायरेक्ट कंफ्यूजन देखो ये बेसिक चीज है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। स्टेटमेंट देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो ये 65 और 70 बोल रहे हैं ना, ये कोई कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर, ये चीज को थोड़ा सुधार लो। हाई कोर्ट के अंदर में जो एज है वो 62 है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो एज है वो 65 है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई हाई कोर्ट का जज आ गया तो भाई साहब 3 साल तक रह सकता है फिर वो यहाँ पर। तो इनके 70 होने में अभी उसको कितना टाइम बचा हुआ है, 8 साल बचे हुए यहाँ पर। तो 2 बार भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई आ रहा है यहाँ पर 65 साल करके, तो एक टर्म तो पूरी कर ही लेगा यहाँ पर 3 साल की। 70 साल यहाँ पर एज है यहाँ पर, तो फिर एक टर्म होने के बाद में हो सकता है कि दूसरी टर्म भी यहाँ पर कर ले, वो थोड़ी बहुत बच जाएगी वो। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो हाई कोर्ट के जज की 62 है और सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 है। इनको बढ़ाने की बात की जा रही है कई बार कि वैसा भी एक इंसान जो है वो इतना एक्सपीरियंस होता है
जब अच्छे जजमेंट देने के टाइम पर आता है, आप लोग क्या लगता है? डीवाई चंद्रचूड़ जी जो हैं, वो अभी रिटायर होकर गए। आप लोगों को लग रहा है कि उनकी रिटायर होने की एज थी अभी? अभी तो चाहे उनसे 10 साल काम और करा लेना चाहिए था, जिस तरीके से वो एक्टिवली काम कर रहे थे। तो ये कहा जा रहा है कि कम से कम मुझे पर्सनली लगता है कि 70 साल कम से कम जजेस की एज कर देनी चाहिए, एट लीस्ट मिनिमम, ताकि उनका एक्सपीरियंस को हम लोग और अच्छे से दोहन कर सकें उनके एक्सपीरियंस को, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है? बाकी सैलरीज़ वगैरह जो है यहाँ पर, वो दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर, इनको वो सारी चीज़ें आप लोग याद रखते हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एक बार अगर अपॉइंटमेंट कर दिया, तो उसके बीच में कोई सैलरी चेंज नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या-क्या पढ़ा दिया, एक बार देख लेते हैं मैंने। मैंने पूरे आर्टिकल के बारे में आप लोगों को बता दिया कि न्यूज़ क्या थी। साथ ही साथ में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का पूरा आप लोगों के सामने चिट्ठा खोल के रख दिया, और साथ ही साथ में एक नया एंगल और बता दिया, जो कि डायरेक्टली आर्टिकल के अंदर में नहीं था, पर ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में भी इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करने के बारे में बात बोली गई है। तो ये थे हमारे एक ही आर्टिकल के अंदर में कई आर्टिकल का कॉम्बिनेशन, और राइट टू जो डिस्कनेक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया। तो कोई भी डाउट मन में आप लोग के अब यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है?